अब हम जानेंगे सीरियलाइजेशन में विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो उस समय में सीरियलाइजेशन कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है कैलकुलेटर, जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है ए, जिसकी वैल्यू 10 मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, देन यहाँ पर मैंने एक अनदर एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है ऑरपेट, जो कि एक्सटेंड कर रहा है कैलकुलेटर को। ओके, और यहाँ पर एक इंस्टांस लेवल वेरिएबल है बी, जिसकी वैल्यू मैंने 20 दिया, और यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहाँ पर सिंपली मेथड दिया ऑरपेट कंस्ट्रक्टर कॉल। ये दो क्लास के जो कि इन दोनों क्लासों के बीच में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाइड है। ओके, देन इसके नीचे मैंने एक टेस्टर क्लास किया जिसके अंदर मेन मेथड है, और यहाँ पर हम ऑरपेट जो हमारा चाइल्ड क्लास है इसकी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, और यहाँ पर ए की वैल्यू और बी को वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर प्रीवियसली ए की वैल्यू 10 था, मैं इसको 40 कर दिया, एंड बी की वैल्यू 20 था तो मैं इसको 50 कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया। देन यहाँ पर मैंने सीरियलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया है। ओके, सीरियलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो गया। ये हमारा इतना कोड क्या काम करेगा, सीरियलाइज करने की काम करेगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख रखे हैं। और जो हमारा ये नीचे वाला कोड है ये डिसीरियलाइजेशन करने का काम करता है बेसिकली, इतना ये हमारा कोड डिसीरियलाइजेशन करता है, और अपने को अगेन वो जिस ऑब्जेक्ट को हमने सीरियलाइज कर उसका डिसीरियलाइज करके अपने को फॉर्मेट यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब इसको प्रिंट कर देखते हैं कि हमारा एजिटिव वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, तो यहाँ पर रन जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराने वाला हूँ सबसे पहले कि देखिए कैलकुलेटर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, देन ऑरपेट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, सीरियलाइजेशन स्टार्टेड हुआ है, एंड डिसीरियलाइजेशन स्टार्टेड हुआ है, देन उसको 40 एंड 50 वैल्यू अपने को मिल गया जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएटर टाइम किया। इट मीन क्या कि जब भी आप चाइल्ड क्लास को सीरियलाइज करिए तो उसकी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन सीरियलाइजेशन स्टार्ट होता है, देन अगर हम डिसीरियलाइजेशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो हमारा ऑपरेशन मिलता है यहाँ पर। ये इसकी होल सिनेरियो थी। अब इस चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला ये है जो मैं आपको भी बताता हूँ कि नोटिस क्या करना है कि यहाँ पर अभी हमने जो काम किया है कि पेरेंट क्लास को एज ए सीरियलाइजेबल मार्क किए हैं और चाइल्ड क्लास को हमने सीरियलाइजेबल मार्क नहीं किया। अगर पेरेंट क्लास सीरियलाइजेबल मार्क है तो चाइल्ड क्लास को सीरियलाइजेशन मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने पेरेंट को एज ए सीरियलाइजेशन मार्क कर दिया, तो पेरेंट तो चाइल्ड को सीरियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सीरियलाइज हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर मैनुअली अगर कर भी देंगे तो ये एजिटिव सेम बिहेव करेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा ये एजिटिव, क्योंकि पेरेंट पास ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हो गए, और हम जानते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पास में कि जो भी पेरेंट पास होता है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड पास आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर आपका पेरेंट सीरियलाइजेबल है इट मीन्स उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सभी के सभी सीरियलाइजेबल हो जाएगा, इंटरनली वो इम्प्लीमेंट करेगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, रन एज ए जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए सेम एजिटिव अपने को आउटपुट में यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर पेरेंट क्लास सीरियलाइजेबल नहीं केवल चाइल्ड क्लास सीरियलाइजेबल है तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इस केस में क्या हो कि केवल हमारा पेरेंट क्लास जो है सीरियलाइजेबल नहीं, लेकिन इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो सीरियलाइजेबल है। और यहाँ पर देखिए जब किसी की पेरेंट क्लास अगर सीरियलाइजेबल नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, उस सिचुएशन में पेरेंट क्लास पास मस्ट कंपलसरी है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मस्ट कंपलसरी है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए ही चाहिए, आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ेगा। नहीं कहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेबीएम जनरेट करके दे देता है बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब इस सिचुएशन में देखिएगा जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वैल्यू 10 आएगी, एक वैल्यू 10 आएगी जो कि यहाँ पर, और बी की वैल्यू 20 ना आकर नीचे हमने वैल्यू को यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं, एक वैल्यू क्या कर रहे हैं 40 कर रहे, तो 40 ना आकर वो 10 आ जाएगा बी की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि उसको अगर कोई भी पेरेंट सीरियलाइजेबल मार्क नहीं है तो उस सीरियलाइजेबल में उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो उठाती है। आप ऑब्जेक्ट में जो मॉडिफाई यहाँ से करते हैं वो यहाँ पर ये वैल्यू पास नहीं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं 40, ये 40 ना लेकर जब सीरियलाइज करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है ये आएगा, अगर उसकी पेरेंट सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन में। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। प्रोग्राम को हमने सेव नहीं किया, चलिए सेव करते हैं और सिंपली यहाँ से वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ गया 10, जो ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी ये आया, जो कि नीचे मैं यहाँ से कर रहा था वो हमारा ये 40 वैल्यू उठाया नहीं, यहाँ से 40 वैल्यू इसने नहीं लिया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पेरेंट का
सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इंस्टेंस वैल्यू को वही लेता है, आप मॉडिफाई करके जो पास करते हैं वो वैल्यू वहाँ पर नहीं जाएगा। और एक मस्ट कंपलसरी है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जैसे मान चलिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को एज यहाँ पर ए कर दिया, ओके। अब जाहिर सी बात है ये जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल ही करेगा, तो यहाँ से ये एक्सेप्शन देगा क्योंकि यहाँ पर सुपर की वर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पर सुपर के अंदर भी अपने को एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर सिंपली 30 पास कर देता हूँ। देखिए यहाँ से एक्सेप्शन चला गया, लेकिन अब ये अपने को एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, रन टाइम मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी पेरेंट क्लास नॉट सीरियलाइजेबल है तो उसकी मस्ट कंपलसरी है कि उसके पास एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है। तो राइट क्लिक करते हैं और रन जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और फिर अपने को यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है, मैं वो एक्सेप्शन आपको पूरा दिखाता हूँ सक्सेसफुली। तो इसको मैं होल स्क्रीन में सिंपली करता हूँ और देखिए एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन आ रहा है। ओ आर टेस्ट ऑर्पेट क्लास नो वैलिड कंस्ट्रक्टर, कह रहा है ऑर्पेट क्लास पास कोई वैलिड कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, ओके। तो ये हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बोला था इसके पास मस्ट कंपलसरी है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करेंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा एज इट इज, और अपने को यहाँ से डिफ़ॉल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी होल सिनेरियो ये थी कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट इंप्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, तो चाइल्ड को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। बट पेरेंट चाइल्ड कर रहा है लेकिन पेरेंट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि पेरेंट पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है। अगर आप चाइल्ड की ऑब्जेक्ट की हेल्प से पेरेंट की वैल्यू को मॉडिफाई करें तो उससे ड्यूरिंग द सीरियलाइजेशन टाइम जो वैल्यू आप मॉडिफाई पास करें वो सीरियलाइज में उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ये टैग करेगा। ये इसकी होल सीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू सीरियलाइजेशन। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ विद रिस्पेक्ट इनहेरिटेंस में हम कैसे सीरियलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं।